ओके हाँ 16 से एग्जाम है आप लोगों का। हाँ फर्स्ट पेपर आप लोग का इंग्लिश है, फिर मैम 18 को चैप्टर एग्जाम है, 15 भी हिंदी है। एग्जाम में आ रहा है क्या? हाँ बेटा मैंने सिलेबस दिया हुआ है ना आप लोगों को। मैम उसमें नहीं मैम सिर्फ 14 सिलेबस तक में नहीं लिखा है, है। 14 तक ही है। 14 तक लिखा हुआ है। यस हाँ मैम। 15 नहीं दिया है आप लोग, लेकिन नो मैम। 15 को भी प्रिपेयर करोगे, ठीक है। यस मैम। 15 को भी आप प्रिपेयर कर लोगे। ओके मैम। चैप्टर 14 15 सिर्फ 3 चैप्टर्स जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है उन चैप्टर्स को ही मैंने छोड़ा है, ठीक है। और यस मे भी मैम। बेटा ठीक पॉसिबिलिटी है ये मैम। है, आप लोगों का टाइमिंग क्या है एग्जाम का? मैम 3 आवर्स। 8 से 11 11। बजे। 8-11 मैम, 8 से 8 to लेकर। 11 का टाइम है। यस मैम। ओके तो मे बी पॉसिबिलिटीज आप लोग की ये रहेगी 8 to 11 का जो आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम है, स्कूल आकर एग्जाम देना है ना आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। हाँ तो इसके बाद पॉसिबिलिटी ये रहेगी आप लोगों की कि आप लोगों का मे बी 11 AM के बाद का जो टाइम रहेगा उस टाइम में आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा मोबाइल पर चलता है जूम के थ्रू, उसके बाद कंटिन्यू रहेगा शायद, ठीक है। टाइमिंग आप लोग को यस मैं मैम। बता दूंगी यदि कल से आप लोग का क्लास रहता है तो, कि इस टाइम पर आप लोग ज्वाइन होंगे और जो हमारे 2 या 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं हम उनको कंप्लीट कर लेंगे, मैम वो भी ठीक है। एग्जाम है यस मैम। हाँ कौन क्या बोल रहा है? 7.2 का 17 वाला समझा दो। चैप्टर बच्चा है वो हाँ भी बेटा मैं एग्जाम में समझा आएगा दे रही हूँ, अगर। लेकिन पहले जो मेरी बात थी मैं उसको कंप्लीट कर ले रही हूँ ताकि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें। और आप लोग मंडे से या फिर मैं मंडे से आप लोग का मंडे आप लोग बोलोगे तो मैं रिविजन क्लासेस ले लूंगी, लेकिन जब से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जो चैप्टर्स हमारे बचे हैं उनको मैं आप लोग को कंटिन्यू करवाऊंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आप लोग ज्योमेट्री कॉपी जो होती है वो आप लेकर के रखिए और दूसरी आपके ग्राफ कॉपी, ठीक है। ज्योमेट्री कॉपी समझ में आता है, जैसे आप लोग यस ने मैम। प्रैक्टिकल कॉपी बनाया है अभी। यस मैम। यस मैम। हाँ उतनी मोटी नहीं चाहिए, आप पतली वाली कॉपी लीजिए, तो उसमें थोड़ा छोटा होगा तो भी चल जाएगा, एक साइड ब्लैंक पेजेस हो एक साइड लाइनिंग पेजेस हो, ओके। तो इस तरह से एक ज्योमेट्री कॉपी यस आप लोग मैम। लेकर अपने पास रखिए। और सेकंड आप लोग एक ग्राफ कॉपी जो है उसको अपने पास रखेंगे, ठीक है। यस मैम। ज्योमेट्री के लिए आप सभी को मालूम है आप लोग को किन किन चीजों की जरूरत है, प्रोटेक्टर, पेंसिल, रबर, इरेजर, डिवाइडर, इन सब की आपको जरूरत रहेगी, ठीक। यस तो मैम। आप लोग का जैसे ही ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट होगा तो मैं या तो ज्योमेट्री स्टार्ट करवा दूंगी या तो ग्राफ स्टार्ट करा दूंगी, तो दोनों के लिए ही आप प्रिपेयर रहेंगे कॉपी वगैरह सभी लेकर। ग्राफ कॉपी भी ज्यादा मोटी लेने की जरूरत नहीं है, 10 रुपीज की भी आप यदि ग्राफ कॉपी लेते हो तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ओके आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन मेरे से चैप्टर 14 का कोई पूछ रहा था उसको मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्या बोला गया है, इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 440 मीटर। देखिए inner circumference of a circular path is 440 meter, width of the path is 14 meter, find the diameter of the outer circle of the circular path। मतलब यहाँ पर आपको दो सर्कुलर पाथ आपके पास बने हुए हैं जिनमें से इनर सर्कमफेरेंस मतलब जो अंदर वाला जो सर्कल होगा उस सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 440 मीटर। विड्थ ऑफ द पाथ, पाथ का जो विड्थ है वो आपको 14 मीटर दिया गया है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल बना हुआ है उसका डायमीटर आपको फाइंड करना है, ठीक है। आउटर सर्कल ऑफ द सर्कुलर पाथ में जो आउटर सर्कल बना हुआ है उसका डायमीटर आपको फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पर जो ये जो आपका छोटा वाला सर्कुलर पाथ है इसका आपको क्या दिया गया है, सर्कमफेरेंस आपके पास है, ठीक है। उसके बाद इसका विड्थ ऑफ द पाथ दिया गया है 14 मीटर। इस सर्कल इनर सर्कल का हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस है, और इस बाहर वाले सर्कल से यहाँ तक का विड्थ ऑफ द पाथ दिया हुआ है 14 मीटर।
तो आपको आउटर सर्कल का क्या पूछा जा रहा है, डायमीटर, जो कि सेंटर से लेकर आउटर सर्कल की बाउंड्री तक होगा, ये आपको फाइंड करने की जरूरत है। देखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कुलर पाथ आपको ऑलरेडी गिवन है 440 मीटर का, विड्थ ऑफ द पाथ वो भी आपको गिवन है 14 मीटर का। हमने यहाँ पर एज्यूम किया है लेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कुलर पाथ, इनर सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो R2 होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कुलर पाथ, सर्कमफेरेंस जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, हम उसको लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जब तक ये इनर सर्कुलर पाथ का रेडियस हमारे पास नहीं आएगा हम आउटर सर्कल का रेडियस फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इनर सर्कुलर जो है पाथ का उसका हम रेडियस देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पर आपको R2 की वैल्यू नहीं मालूम है, बाकी पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होता है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करके R2 की वैल्यू निकाली, ये आपके पास निकल गया R2। इनर सर्कल जो छोटा वाला जो सर्कल है उसका आपको यहाँ पर इसका रेडियस आपको पता चल गया है कि वो क्या है 70 मीटर है, और जो दूसरा सर्कुलर पाथ था उसका विड्थ ऑफ द पाथ आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ था 14 मीटर का। अब यदि हम इस ड्रॉ को देखें तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर आउटर पॉइंट तक का ये लाइन आपको पूरा आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आपके पास R2 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है जो विड्थ ऑफ द पाथ है आपका वो आपका है। तो ये आपका क्या बन गया, एक आउटर सर्कल का रेडियस आपको मिल जा रहा है। कैसे मिल जा रहा है, जब इनर सर्कुलर पाथ जो है उसका रेडियस और विड्थ ऑफ द पाथ हम दोनों को ऐड करते हैं तो आउटर सर्कल का डायमीटर रेडियस हमारे पास आ जाता है। तो ये सर्कुलर पाथ हो गया। अब सर्कुलर पाथ जो होता है उसका विड्थ निकालने का फॉर्मूला ये होता है R1 - R2 इक्वल विड्थ ऑफ द पाथ। विड्थ ऑफ द पाथ की वैल्यू आपके पास है, R2 की वैल्यू आपके पास है, R1 फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया 70 और 14 को ऐड कर दिया, आंसर इज 84। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था डायमीटर आपको चाहिए, तो डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, जो रेडियस हमारे पास आया है उसी में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा डायमीटर फाइंड हो जाएगा। ओके यस मैम। अब कौन पूछ रहा था, और कोई क्वेश्चन पूछिए। मैम चैप्टर 7 का चैप्टर 7.2 का 17 वाला। चैप्टर 7 का 17 क्वेश्चन। ओके और मैम 7.2 का फर्स्ट वाला भी बता देना। मैम 7.1 का मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2। 7.1 एक एक करके बता रही हूँ मैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 17 लिखना है। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, what is the principal amount on which the difference between the compound interest and simple interest is 40 after 2 years at the rate of annual interest 5%? इस क्वेश्चन में यदि आपको देखा जाए तो सिर्फ 3 वैल्यूज हमको दिखाई दे रही है। एक तो रेट ऑफ द इंटरेस्ट 5% दिया है, टाइम आपके पास 2 ईयर दिया है, और उसके बाद सिर्फ यहाँ पर आपको बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ना ही सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, ना ही हमारे पास प्रिंसिपल है, ना ही हमारे पास अमाउंट है, ना ही हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमारे पास है, बस। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है हमने उसे नोट कर लिया। टाइम 2 इयर्स दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया, प्रिंसिपल है ही नहीं हमारे पास। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया है इसका मतलब हमको सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हम P × R × T/100 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जिसमें P हमारे पास है नहीं तो हम उसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। R की वैल्यू हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 2 है, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया। देन 5 से कट करने के बाद हम देखते हैं 1/20। फिर जब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 + 1/20, इस दोनों को ऐड करने पर 21/20 होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। P अपने ही प्लेस पर है। ये अभी हमारा सिर्फ अमाउंट निकला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। अमाउंट आपके पास ये है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को आपने माइनस करना है।
तो ये हमने अमाउंट की वैल्यू पुट करी, प्रिंसिपल तो हमारे पास P ही था, तो हमने P को एज इट इज नोट कर लिया। अब 401 का एलसीएम लेंगे तो आंसर इज 400। 400 से 400 को डिवाइड किया, आंसर इज 1। 1 का 441 से मल्टीप्लिकेशन किया, 441। 1 का जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो 400 ही आएगा। 400 का P से मल्टीप्लिकेशन 400 P होता है। 441 में से 400 को माइनस किया, आंसर इज 41 P बाय 400। ये अभी हमारा निकला कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना बाकी है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। जहां पर P की वैल्यू आपके पास नहीं है बट R एंड T हमारे पास है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। R की वैल्यू इज 5, T की वैल्यू इज 2। 5 इंटू 2 10 होता है, 10 से 100 को हमने कट किया, तो आंसर आपके पास जो आएगा वो P बाय 10 आएगा। तो ये हमारा क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 40 है। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को माइनस किया, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, देन सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, 41 P बाय 400 एंड सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो P बाय 10 है। यहाँ पर देखिए हमने वैल्यूज को पुट किया, देन 410 दोनों का एलसीएम हम लेते हैं तो 400 आएगा। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अब देखते हैं यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 400 आया। 400 से 400 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1। 1 का 41 P से डिवाइड किया तो 41 P आएगा। 10 का जब 400 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 40। 40 का जब P से मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर क्या आया, 40 P आया। अब 41 में से 40 को माइनस किया तो आंसर इज P बाय 400। 41 40 डिवाइडेड बाय 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, P का मल्टीप्लिकेशन 1 से, 400 का मल्टीप्लिकेशन 40 से। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर इज 16। तो ये आपका निकल गया प्रिंसिपल। ये आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। अब इसके बाद 7.2 का और कौन सा क्वेश्चन बोला गया था, पूछ रहे थे? मैम 6। मैम 9.1 मैम था। क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो एकदम सिंपल है बेटा। आपको वहां पर क्या निकालने के लिए बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 और पावर T होता है। तो उससे आप क्या निकाल लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे, अमाउंट निकालोगे। अमाउंट आपके पास जब आ गया तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलो फिर भी मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, आपके पास वैल्यू है। अमाउंट आपने फॉर्मूला यूज किया, प्रिंसिपल की जगह वैल्यू, R की जगह और T की जगह वैल्यू पुट की, देन उसको आप कट कर रहे हो। कट करने के बाद यहाँ पर देखिए 11/10 टू द पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब इसको 4 टाइम्स लिखना है। 4 टाइम्स जब लिखा तो 11 से 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन की, 11 से मल्टीप्लिकेशन 121 एंड 11 से 11 का मल्टीप्लिकेशन 120। 0 से 0 को यहाँ पर कट कर दिया, फिर भी अभी 10 बाकी है। अब इन सभी का मल्टीप्लिकेशन किया, देन 10 से डिवाइड किया, तो आप देख सकते हो 10,248.70 ये आपका क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि आपको अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो अमाउंट निकल चुका है, अब क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल आपको 7,000 दिया था, दोनों को माइनस कर देते हैं तो आंसर इज 3,248.70। ठीक है। और 7.1 का कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 7.1 का क्वेश्चन नंबर मैम 2। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए 7.2 के क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक क्लास के बारे में बताया गया था जिसमें इतने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में इतने % जो है वो गर्ल्स हैं और आपको बॉयज का बताना था। तो 60% ऑफ गर्ल्स, जिसमें 18 गर्ल्स हैं, ये हमको मालूम है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उस क्लास में कितने स्टूडेंट है उसको हमने एक्स एज्यूम किया। 60% ऑफ द स्टूडेंट एक्स इक्वल 18,
यहाँ पर हम बता रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट का 60% क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, तो जब 60% बोला तो 60 बाय 100 इंटू एक्स इक्वल 18। ठीक है, यहाँ पर जब हमने कट किया तो 3x बाय 5 आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। मतलब उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं। 30 स्टूडेंट में से कितने गर्ल्स थी, 18 गर्ल्स थी। तो अब जो बच्चे हैं वो कितने होंगे, बॉयज होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए 30 में से 18 को माइनस कर देते हैं तो आंसर इज 12 आ जाएगा। ठीक है, अब द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, मतलब यहाँ पर आपको रेशियो पूछा गया था, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हम यहाँ पर निकालते हैं, देन उसको कट करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:3 का। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? मैम कोऑर्डिनेटर समझा दो ना। क्वाड्रिलेटरल में आपको मैंने थ्योरम्स बोले हैं शायद ना। यस मैम, उसमें से थ्योरम है। थ्योरम्स बताना है, ओके। उसमें मैंने आपको 3 to 4 थ्योरम्स लिखवाए हैं। बताइए कौन सा थ्योरम आप लोग को एक्सप्लेन करना है। बोलिए, चैप्टर से आप लोग को कौन सा थ्योरम जो है एक्सप्लेन करना है। मैंने थ्योरम 4 थ्योरम्स उसमें मैम आप मेरे लोग को पास लिखवाए हैं। हाँ बोलिए। मैम मेरे पास थ्योरम नहीं है मैम, सेंड कर दोगे मैम ग्रुप में। किसने थ्योरम लिखा है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने चैप्टर 11 के थ्योरम्स लिखे हुए हैं? यस मैम, मैंने लिखा है। कौन लिखा है, कौन लिखा है थ्योरम? मैम मैं लिखी हूँ, नाम मुस्कान। मुस्कान जोशी। यस ओके, मैम। थ्योरम्स का पिक बेटा ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मैं तीनों ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके यस मैम। मैम इसमें ना हमने लिखा है फर्स्ट थ्योरम और सेकंड, थर्ड, फोर्थ। टोटल 4 थ्योरम्स ही है इसके अंदर। तो आप लोगों को Yes, कौन ma'am. सा थ्योरम एक्सप्लेन करना है मुझे बताइए। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3 एंड 4। मैम 1। 1 वाला थ्योरम जो है वो है आपका, द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये वाला। यस मैम। ओके, ये थ्योरम जो है बेटा वैसे देखा जाए तो बेसिकली ट्रायंगल के थ्योरम पे डिपेंड करता है कि ट्रायंगल का थ्योरम हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सेम चीज यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, उसको प्रूव किया है। ओके, समझाती हूँ मैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको क्या बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 एंगल्स होंगे, 4 एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट है गिवन। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारे पास गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारे पास है। प्रूफ करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन ये किया कि ए से सी को ज्वाइन करना। ए से सी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC से। अभी हम इस ट्रायंगल को भूल जाते हैं, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है हमको नहीं मालूम, हमारे पास सिर्फ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ये। अभी जब हमने इसके पहले थ्योरम जो पढ़ा था उसमें हमने ये प्रूव किया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल के इंटीरियर में जो अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ओनली 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो यहाँ पर हमने एंगल 1, 2, 3 को सम करके क्या बता दिया, 180 डिग्री।
ठीक है, क्यों है? तो बाय ट्रायंगल थ्योरम, ये ट्रायंगल थ्योरम से बना हुआ है। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी। अब इस ट्रायंगल को आपको भूल जाना है, ये ट्रायंगल नहीं है आपके पास, नीचे वाला ट्रायंगल है ही नहीं। तो कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? सिर्फ ए सी डी, जिसमें एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 बनता है। तो यहाँ पर ये तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो भी एक ट्रायंगल बना हुआ है बाय सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिया हुआ था। देन हम क्या कर रहे हैं? ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से। एंगल 1 2 3 लिखा, फिर 4 5 6 लिखा, 180 प्लस 180 किया, 180 प्लस 180 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, जब हमने इस लाइन को ज्वाइन किया था तो एंगल सी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एंगल 3 और एंगल 4 में, और एंगल ए भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एंगल 1 एंड एंगल 6 में। ठीक है, तो हम इनको एक साथ लिखेंगे। एंगल 1 एंड एंगल 6 को हमने एक साथ लिखा, एंगल 2 सेपरेट था, उसको हमने डिवाइड नहीं किया था। एंगल 3 एंड एंगल 4 को भी हमने डिवाइड किया था, एंगल 5 अपने प्लेस पर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 6 को हम देखते हैं तो ये पूरा एंगल ए बनाता है, तो हम इसको एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल 2 जो है वो बी एंगल बना रहा है, एंगल 3 एंड 4 को सम करते हैं तो वो एंगल सी बनाता है, और एंगल 5 को देखें तो वो डी बनाता है। तो यहाँ पर हमने उसको लिख दिया, इक्वल क्या आया हमारा? 360 डिग्री। हमको प्रूफ यही करना था कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पर इन सब का सम कितना हो रहा है? 360 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब बेटा टाइम आउट हो रहा है, अब मीटिंग हमारी इनको ओवर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम मंडे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मंडे भी आपको मैं एक दिन का टाइम और दे रही हूँ कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप मंडे तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम मंडे रिवीजन क्लासेस लेने के बाद फिर ट्यूसडे से मैं आप लोगों को आगे का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। मैम ओके, सभी टीचर्स आएंगे? हाँ बेटा बोलिए। मैम पेपर जो होने वाले है उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट कवर करेंगे? हाँ, मे भी बेटा ये पॉसिबिलिटीज है कि क्लास आपका पेपर होने के बाद 11 o'clock के बाद आपकी क्लास खत्म होने के बाद मे भी आपका जो भी टीचर का सिलेबस बाकी है वो सिलेबस आपका अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम के बाद आप लोग का दिसंबर से कम रिवीजन स्टार्ट कर सके, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं स्कूल में, क्लासेस में, तो सिर्फ उन लोगों ने रिटर्न वाला काम कंप्लीट किया है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न वर्क भी कंप्लीट नहीं किया होगा। ठीक है, तो मे भी हम यदि मतलब ये है कि कंटिन्यू हम क्लास में यदि रिवीजन करते हैं तो आपका चैप्टर बाय चैप्टर क्या होगा, रिवीजन भी होगा। जिन बच्चों ने उस चीज को नहीं समझा है एटलीस्ट वो उस क्लास को अटेंड करके उस जो भी डाउट है उनके वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, यस मैम। स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बहुत सारा चैप्टर्स जिनने सॉल्व ही नहीं किया है ऐसे स्टूडेंट? ठीक है, तो आप सभी अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। ऑफलाइन आपका एग्जाम है, स्कूल आके आपको एग्जाम देना है। ठीक है, यस मैम। चलिए हम मीटिंग ओवर कर रहे हैं। ओके, और जो थ्योरम था उसको मुस्कान जोशी शायद आप बोले थे कि आपका कंप्लीट है। यस मैम। हाँ, आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, मैं ग्रुप ए बी सी तीनों ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। ओके, और कोई डाउट? यस, नो मैम। और कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि मैम क्वेश्चन बुक से आएंगे कि बाहर से? मैम प्लीज देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है आपके बुक से ही रहेंगे। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है कि आपके एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो हम हमारी मर्जी से बना कर देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इस बुक पर ही। बुक में जो भी फॉर्मूले इसके अंदर बताए गए हैं उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड आपको आपके क्वेश्चन होंगे। ओके, यस मैम। और कोई डाउट किसी को? मैम। मैम किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा? हाँ बेटा, मैम किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा? क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा।
इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, देन आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओके मैम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, टेस्ट में जैसे आता है वैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चंस आपके पास, आपको वो भी सॉल्व Yes, करना है। ma'am. ओके, यस Yes, मैम। चलिए ठीक है, हम मीटिंग लीव कर रहे हैं।